सो ये जो अभी जो क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं, ये चौथा वीडियो है पाइथन इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग, और ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो कि एक एक्सपीरियंस्ड पाइथन डेवलपर से एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यूअर। और अगर मैं कोई क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी मैं मुझसे पूछा गया है लेकिन मुझे उस समय उसका आंसर नहीं पता था, तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं। मैं उसको ऐड करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड पाइथन 3.6 वर्जन। तो हमेशा इंटरव्यूअर ये भी जानना चाहता है आप कितना अपडेटेड है जिस टेक स्टैक पे आप काम कर रहे हो। तो अभी जैसे कि चल रहा है रिसेंटली, आज की डेट पे पाइथन 3.12, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल वर्जन है 3.11। सो ये क्वेश्चन जो था कि डिफरेंस क्या है पाइथन 3 में और पाइथन 3.6 में। और हम देख रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंस है कि एफ स्ट्रिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। एफ स्ट्रिंग ऐसे यूज़ करते हैं इसमें। एफ स्ट्रिंग एक स्पेशल फीचर है पाइथन का कि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, नेम एंड एज। तो पहले हम इसमें %f लगा कर इसको यूज़ करते थे, फॉर्मेट लगा के, डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ करके। बट एफ स्ट्रिंग से ये बहुत ही ईजी हो जाता है और इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेम और एज हम स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद वेरिएबल है एनोटेशन, ability to add type hint to function parameter and return value using variable annotation। वेरिएबल एनोटेशन हम कर सकते हैं, ये अच्छा फीचर है इस पाइथन 3.6 का। कि हमने जब फंक्शन कॉल किया हेलो, एंड यहाँ पे हमें प्रिंट स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया और पैरामीटर ही इसमें ऐड होकर आपको रिटर्न मिल जाएगा। असिंक अवेट, असिंक अवेट क्या था कि अभी तक ना जुपिटर नोटबुक जैसे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें नहीं चलता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया उन्होंने आई पाई कर्नल भी अपडेट किया, तो अब असिंक अवेट फंक्शन भी चला सकते हैं और डिबगिंग भी कर सकते हैं। एडिशनल डिक्शनरी इम्प्रूवमेंट्स। So Python 3.6 introduced some improvements to dictionaries, including libraries, literals, and double star syntax to parse keyword. So यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है, एग्जाम्पल फंक्शन, क्वार्क्स यूज़ किया, प्रिंट क्वार्क्स, और हमने एग्जाम्पल फंक्शन में a=1 और b=2 किया, तो उसने डिक्शनरी बना दिया है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर के लिए। सो इस तरह की जो 4-5 पॉइंट अगर आप रिमेंबर रखोगे, याद रखोगे, तो फिर वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है ऑब्वियसली 3.6। जितने भी अब लेटेस्ट वर्जन आएंगे उसमें परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाएगी, और जो जो चीज़ें मिसिंग थी वो चीज़ें आती जाती हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज इन पाइथन, एंड कैसे यूज़ करते हैं उनको डेवलपमेंट में। सो ये जो है आपकी ये लिस्ट हो गया। लिस्ट का एग्जांपल, इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और इसके जो एलिमेंट है ऐसा नहीं है कि सारे नंबर्स होने चाहिए, एरे की तरह नहीं है, या सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का डाटा हम यूज़ कर सकते हैं, एंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और ये म्यूटेबल होती है, लिस्ट में हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और इसके दो मेथड हैं, जैसे इसमें मेंशन है अपेंड मेथड और एक्सटेंड मेथड। और अपेंड और एक्सटेंड हमने पहली वीडियो में बात की थी इंटरव्यू की, कि अपेंड होता है लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करने के लिए, और एक्सटेंड होता है पूरा एक इटरेबल ऑब्जेक्ट ही ऐड करने के लिए। और टपल्स जो है, टपल्स म्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, सॉरी, कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी मॉडिफाइड, एडेड और रिमूव्ड, वो हो गया टपल्स। और इनको हम ये इस वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये टपल्स हो गया। टपल्स में इन्होंने एक्सेस करने के लिए इंडेक्स, इंडेक्स के बेसिस पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा डाटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरीज का। इसमें की वैल्यूज पेयर होते हैं। यहाँ पे नेम की हो गई, जॉन जो है वो हो गया इसका पेयर, एज एंड ये इसके इसके साथ, तो इसमें 3 की है, नेम, एज एंड सिटी। उसके बाद फिर ये जो डाटा है आपका पेयर के साथ, जॉन, 30 न्यूयॉर्क।
तो ये डिक्शनरीज हो गई। डिक्शनरीज में क्या है, जो कीज हैं वो कॉमन नहीं हो सकती, आपको कीज डिफरेंट रखनी पड़ेंगी। और डिक्शनरीज को एक्सेस करने के लिए ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं माई डिक्ट और एज। एज हमने पिक किया तो एज दिखा देगा 30। जैसे कर्नल नहीं चल रहा, मैं एक बार दूसरा एनवायरनमेंट चेक करता हूँ। हाँ, चल गया। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द पिप 8 एंड व्हाई इज इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। पिप 8 है क्या? पिप 8 का फुल फॉर्म है पाइथन इन्हांसमेंट प्रपोजल 8। और इसमें कुछ एक चीज़ें मेंशन की गई हैं जो कि कोड जब हम लिखते हैं तो उसकी रीडेबिलिटी और उसको इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। कि अगर कोई भी कोड लिख रहा है तो वो ऐसे ही ना लिख दे जल्दबाजी में, उसको कोई एक स्ट्रक्चर देना कोड को। और अगर फंक्शन लिख रहा है तो फंक्शन के बीच में कोई लाइन स्पेस नहीं होनी चाहिए, कितना स्पेस देना चाहिए, एक लाइन में कितने वर्ड्स होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को पेपेट ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है ताकि जो कोड है वो एक अच्छा तरीके से लिखा जा सके स्ट्रक्चर्ड वे में। उसको कोई भी अगर अंडरस्टैंड करना चाहे तो ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। अगर उन्होंने लिमिट दी है कि एक लाइन में हमें किसी भी एक कोड की लाइन में 58 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, तो इसका मतलब है 58 ही लिखने हैं। अगर उससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो लाइन की लेंथ और बड़ी हो जाएगी और हमें हो सकता है स्क्रीन में ना दिखे, इसलिए उन्होंने उस तरह के कुछ एक रूल्स बनाए हैं जो कि फॉलो करने चाहिए। और पेट फॉलो करने के लिए दो तीन लाइब्रेरीज हैं। फ्लेक हो गई आपकी, फ्लेक 8, पाइलिंट, लिंटिंग बोलते हैं एक्चुअली। वो लिंटिंग एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे करके आप अपने कोड को आफ्टर कोडिंग आप चेक कर लो कि हाँ इस तरह की कोई एरर तो नहीं है, कोई वाइट स्पेस तो नहीं रह गया है, कहीं पे कोई लाइन तो नहीं मिसिंग रह गई है कि लाइन आपने छोड़ दी हो। तो वो चेक हो जाता है और उसके बाद फिर वो अपने आप ही कोड को प्रेटिफाई कर देता है। तो इन्होंने लिखा हुआ कोड मेंटेनेंस ऑटोमेटेड टूल्स जैसे फ्लेक 8 हो गया, पाइलेंट हो गया, ब्लैक हो गया। ये सारी चीज़ें पेपेट के स्टैंडर्ड को अपने आप कोड के साथ फिट कर देती हैं। कोड रिव्यू प्रोसेस में मतलब इम्प्रूव करता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है पेपेट। इसलिए जो पेपेट है बस ये है कि पेपेट की कुछ गाइडलाइंस है, जब हम कोड लिखते हैं तो उसको फॉलो करने से कोड की रीडेबिलिटी अच्छी बनी रहती है। आइडेंटिफिकेशन एरर हटाने के लिए जैसे वाइट स्पेस एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे वाइट स्पेस है तो ये हटा दो। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ नेमिंग कन्वेंशन भी पेपेट में आता है कि नेमिंग कन्वेंशन कैसा रखना चाहिए। जो आप फंक्शन का नाम है वो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि उस फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, क्या करने जा रहा है। वेरिएबल नेम्स भी आप अच्छे से रखो, टोटल अमाउंट ना कि TAMT कैल टोटल। ये सही तरीका नहीं है नेमिंग करने का। तो ये सारी चीज़ें आपकी पेपेट के अंदर नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज द पाइथन पैकेज। पाइथन पैकेज को कैसे मैनेज करना है, ये क्वेश्चन है। तो जनरली जब पाइथन का कोई पैकेज बनाते हैं या पाइथन में कोई डेवलपमेंट करते हैं तो इन जनरल क्या करते हैं, पहले एक उसका वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं और वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के बाद फिर हम उस इन्वायरमेंट के अंदर उस पैकेज से रिलेटेड सारे लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर यही किया गया, इन्होंने पहले रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, उसके बाद पिप इंस्टॉल आर रिक्वेस्ट आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होंगी उसको मेंशन कर देंगे और उसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे। तो फिर सारी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं एक बार में ही रिक्वायरमेंट्स के अंदर जितनी भी पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज है, वो सारी पाइथन के उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हो पिप लिस्ट से कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज आ चुकी हैं पैकेज के लिए और कौन कौन सी और ज़रूरत है। पिप इंस्टॉल अपग्रेड कर देगा और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट एक VNV से भी इंस्टॉल मतलब स्टार्ट कर सकते हैं और एक दूसरी लाइब्रेरी है जिसको पिप ENV भी बोलता है। पिप ENV से भी आप वर्चुअल इन्वायरमेंट स्टार्ट कर देते हैं। पिप ENV इज़ मच बेटर ऑप्शन होता है VNV से। और उसका जो कमांड होता है वो पिप ENV शेल, PPNV शेल जब हम एंटर करेंगे तो वो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा और उसके बाद फिर पिप फाइल्स को लॉक करके आप उस इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया ये VNV
इन्वायरमेंट वीएनवी से वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने का तरीका है। और आप फिर वीएनवी के अंदर माई स्क्रिप्ट बिन में जाएंगे तो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और डीएक्टिवेट टाइप करेंगे तो फिर वो जो इन्वायरमेंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप ओरिजिनल ग्लोबल पाइथन इन्वायरमेंट यूज करके प्रोग्राम चलाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह पूरा प्रोसेस होता है पैकेज मैनेज करने का। आई गेस आपको अगर इसमें भी कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि इसमें और इन डेप्थ वीडियो बननी चाहिए, आप कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में फिर इन डेप्थ वीडियो एक बना दूंगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि ड्राई कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ड्राई कॉन्सेप्ट अकेले पाइथन में नहीं है, ये इन जनरल कोडिंग कल्चर का एक कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। तो ड्राई का फुल फॉर्म होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, कि आपको कोई भी चीज़ बार बार रिपीट नहीं करनी है। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो तो फिर आपको प्रोग्रामिंग करने का कोई सेंस नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज़ को ऐसे समझो कि आप फैक्ट्री फंक्शन, हमने बहुत इससे पहले एक इंटरव्यू वीडियो में बात किया था कि कैसे फैक्ट्री फंक्शन लैम्डा को यूज़ करके बनाना है। अब अगर हमें एक ही तरह के फंक्शन बनाने हैं बार बार, तो हमें एक और पहले उसके पेरेंट फंक्शन बना के एक ऐसा फंक्शन बना दे कि वो एक तरह के उसी तरह के पैटर्न वाले फंक्शन बनाता रहे। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन, रादर देन कि आप सारे फंक्शन एक 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 करके ही बना रहे हो। सो फंक्शंस एंड मॉडुलर चाहे मॉडुलरिटी इंक्रीज करने के लिए है ये। एंड आइडेंटिफाई रिपीटेड पैटर्न ऑन ब्लॉक्स कोड इनकैप्सुलेटेड इनटू द फंक्शन मेथड। यही कहना चाह रहा है कि हम जो भी रिपीटेड पैटर्न्स एंड ब्लॉक्स करना चाह रहे हैं वो एक फंक्शन के अंदर बंद करके उसको बार बार यूज़ कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन कि एक एक करके। अब मान लो हेलो एलिस हेलो बॉब प्रिंट करना है, इसी तरह बहुत सारे नाम है, 100 नाम, तो हर बार प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हेलो एलिस और बॉब और नहीं करेंगे ना। एक फंक्शन बनाया हमने ग्रीट, उसके अंदर नेम पैरामीटर दिए और हमने ग्रीट के अंदर एलिस डाला और इसके अंदर एक स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, वो बार बार आता रहेगा। इसके अंदर क्लास एंड इनहेरिटेंस भी आता है कॉन्सेप्ट, ड्राई कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि क्लास एंड इनहेरिटेंस जो है मॉड्युलरिटी और रिपीटिशन को कम करता है और रीयूजिबिलिटी को बढ़ाता है। तो फिर यहाँ पे जो एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एक क्लास बनाई है पेरेंट क्लास एनिमल, इन्होंने फिर उसके नीचे 2 सब क्लास है डॉग एंड कैट, और उस डॉग की प्रॉपर्टी है कि वो भौंकेगा तो वुफ, और बिल्ली की है कि भाई वो रिटर्न में म्याऊ देगी। और इस तरह दो फंक्शन, दो डॉग एंड कैट को इंस्टांस किया है और उसके बाद प्रिंट किया तो वो अपने अपना देखो वो एंड म्याऊ कर रही है। अब हमें कैट टू भी बनानी है तो हम कैट टू बना लेंगे। फिर कैट टू से कैट टू मतलब कैट टू को, अब अगर कैट फंक्शन में और हमें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की भी कैट बनानी है तो हम कैट क्लास के फिर और सब क्लास बना के डिफरेंट डिफरेंट कैट्स की प्रॉपर्टीज डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है क्लास यूज़ करने का, क्लासेस एंड इनहेरिटेंस यूज़ करने का। रीयूज एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज, रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज क्या है कि अगर मैथ की लाइब्रेरी, आपको मैथ के बहुत सारे फंक्शन बनाने हैं तो आप हर एक फंक्शन को ओरिजिनल मतलब जेनरिक स्टार्ट से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी यूज़ कर लो जिसमें हो सकता है पहले से ही वो सारे फंक्शंस अवेलेबल हो, आप उन फंक्शंस को यूज़ करके अपने फंक्शन बनाओ। इससे टाइम भी बचेगा और कोड भी ईजिली मैनेज रहेगा। सो इसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं ड्राई कॉन्सेप्ट के अंदर, बट जो मेन कोर फैक्टर है वो ये है कि आपको जो अपने आप कोड को रिपीटिशन में कोई काम करने से अवॉइड करना है। आपको कोड को ऐसा बनाना है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटोमेटेड रहे, सिंपली और मैनेज्ड रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर कि 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ऊप्स। ऊप्स कॉन्सेप्ट के 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स कौन है। ऊप्स का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो पहला प्रिंसिपल है इनकैप्सुलेशन का, कि हमें डाटा की बंडलिंग कैसे करनी, कैसे उसे प्रोटेक्ट रखना है, डाटा को किस जगह पर हमें डाटा को शो करना है और उसकी उसकी लेयरिंग किस तरह करनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन, कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे उसका बनाना है किसी भी क्लास का, कि कैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड की जा सके।
तीसरा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस है कि एक क्लास बनाई, उस पेरेंट क्लास को यूज़ करके सब क्लास बना ली, उस सब क्लास का फिर हम बाकी जगह यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया इनहेरिटेंस। हमें बार बार क्लास नहीं बनानी कि हर एक क्लास को हम अलग अलग बना रहे हैं। अगर हमने एक पेरेंट क्लास बना दी तो फिर उसी पेरेंट क्लास को किस तरह हम डिफरेंट जगह यूज़ कर सकते हैं सब क्लासेस में, और सब क्लासेस की प्रॉपर्टी इन्हांस करते रहें। और चौथा कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है कि allow object to different classes to treated object as a common base class. It enables single interface method to function with different types of object. तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि हमने सिंगल ऑब्जेक्ट, उसमें एक ही क्लास से बहुत सारे हमने सब क्लास बना दिए, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोल दिया। इनहेरिटेंस में क्या है कि एक सब क्लास के ऊपर एक पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास की भी ऊपर एक पेरेंट क्लास हो सकती है, तो वो एक हायरार्किकल मॉडल बन गया। बट पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि एक क्लास है और एक क्लास के नीचे बहुत सारी 10 क्लास है, दैट्स इट। वो हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे यहाँ पे बर्ड क्लास एक बनाई है, उसके नीचे हमने दो सब क्लास बनाई है, पैरट एंड स्पैरो। तो ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म। इन चार कॉन्सेप्ट को अगर आप बता दोगे सिंपली कि ये चार कॉन्सेप्ट होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर in programming language and how many type of architecture we can implement in Python language. So in the concept of programming language, यहाँ पे बहुत तरह के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न होते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। सो ये आर्किटेक्चर जो है एंटायर एप्लीकेशन इज बिल्ड एज अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट। तो इसमें एक पूरे आर्किटेक्चर को सिंगल यूनिट की तरह, मोनोलिथिक का नाम ही मोनोलिथिक है कि एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, एक ही क्लास से सारी चीज़ें डराइव्ड रहेंगी और इस तरह वो काम करेगा। दूसरा है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये जो यूज़ होता है कम्युनिकेट विद ईच अदर वेल डिफाइंड एपीआईज के लिए। फिर है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। उसके बाद इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर और मॉडल व्यू कंट्रोलर एंड सर्वरलेस आर्किटेक्चर। ये 6 आर्किटेक्चर हैं। मैं इसका डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगा, ये आप पढ़ लेना। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको आर्किटेक्चर के बारे में पता है तो आप बता सकते हो कि हाँ आपने इस इनमें से जिस आर्किटेक्चर के में भी काम किया हो, आप उसके बारे में फिर एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर काम करता है, कैसे या फिर माइक्रो सर्विस काम करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फैक्ट्री पैटर्न इन पाइथन। तो जो डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न एक अलग पूरा एडवांस लेवल का टॉपिक है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न है कि जब भी हम कोई डेवलपमेंट करते हैं तो उसका आर्किटेक्चर पहले डिज़ाइन करते हैं कि ये किस डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करेगा। इन जनरल हम बहुत ही सिंपली 2-3 पैटर्न है वही फॉलो करते हैं। कभी कभी एज ए जूनियर लेवल पे हमें पता भी नहीं होता है कि कौन सा ये पैटर्न फॉलो करा जा रहा है इस डेवलपमेंट में, लेकिन जो सीनियर डेवलपर होते हैं वो उन्हें पता होता है कि ये कौन सा पैटर्न हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो एक फैक्ट्री पैटर्न है। फैक्ट्री पैटर्न में क्या होता है कि आप एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास, फैक्ट्री पैटर्न जैसे नाम से पता चल रहा फैक्ट्री, तो एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर जब ऑब्जेक्ट गया तो वो डिसाइड करता है फिर अंदर जाके, जैसे 2 ऑप्शन है कि वो किस किस सब क्लास में जाना चाहेगा, नाइकी में या फिर पूमा में। एग्जांपल लेते हैं, हमने शूज़ बनाने हैं, एक फैक्ट्री है जो कि दोनों ही जूते बनाती है, नाइकी के भी पूमा के भी। अब जब रॉ मटेरियल अंदर गया तो वहाँ पे ये डिसाइड होगा कि नाइकी बनेगा कि ये पूमा बनेगा, और वो उस कंडीशन को जो डिसाइड करेगा कि क्या किस किस टाइप का रॉ मटेरियल जाएगा तो नाइकी बनना चाहिए, किस टाइप का जाएगा तो पूमा बनना चाहिए, उस पूरे डिज़ाइन को बोलते हैं फैक्ट्री पैटर्न। और ये किस तरह बनाया गया इसको भी देख लेते हैं। हमने एक क्लास बनाई प्रोडक्ट और उसके बाद एक कंक्रीट सब क्लास बनाई ए और एक बनाई सब क्लास बी। यहाँ पे फैक्ट्री पैटर्न का लॉजिक है कि प्रोडक्ट टाइप डबल इक्वल टू ए है अगर, तो वो ए प्रोडक्ट बनाएगा, अगर बी है तो बी प्रोडक्ट बनाएगा, एज सिंपल।
तो जब भी हम यहाँ पे हमने ये क्लास इंस्टांस की है और यहाँ पे ए पास किया है, तो ए पास करते ही ये ए प्रोडक्ट बनाएगा, ए वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, और यहाँ पे बी को फॉलो कर रहा है तो बी वाली कंडीशन फॉलो करेगा। तो ये फैक्ट्री पैटर्न होता है। तो आपसे अगर कोई फैक्ट्री पैटर्न पूछता है तो आप ये बता सकते हो कि कैसे फैक्ट्री पैटर्न बना सकते हैं। उसके बाद है कि तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का फैक्ट्री पैटर्न पे। इस तरह के और भी पैटर्न्स है, सिंगलटन पैटर्न भी एक वन ऑफ द डिज़ाइन पैटर्न है, एब्स्ट्रैक्ट भी एक डिज़ाइन पैटर्न है। मोस्ट ऑफ द टाइम सी शार्प में हम डिज़ाइन पैटर्न ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी चीज़ें कुछ ऐड करनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू गाइस।